हेलो एस्पिरेंट्स, जीएस 365 के सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं या बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं, उसके बाद जो वायसराय बने हैं उनका पूरा सारा आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। चाहे उन्होंने जो भी युद्ध लड़े हों, कोई कार्य किए हों सुधारात्मक, या बहुत सारी संधियाँ जो भी हुई हैं, जो क्षेत्रों का विलय हुआ है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। अपने देख सकते हैं कंटेंट हम ये पूरा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पूरा, ये देख सकते हैं स्टार्ट करेंगे वॉरेन हेस्टिंग से और कैनिंग तक का पूरा देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद तक का, विलियम बेंटिक होते हुए। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम इसको अच्छे से। और जो ये लेक्चर 1 है, इसके बाद लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, जो वायसराय बचेंगे, भारत के वायसराय जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद से कैनिंग के बाद से पूरा जितना भी बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपके, तो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो अच्छे से देखिए पूरा, अगर जहाँ पे चीज़ें ना समझ में आ रही हो नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार लेक्चर देखिए, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेके आया हूँ। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितने भी उनके कार्य रहे हैं, जितने भी जो भी कार्य किए उनने, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस लेक्चर में। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। बाकी अगर तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो ये मेरा हैंडल दे रखा है इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें देखेंगे एक क्विक काउंट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, उससे पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो कैसे भारत का और बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। तो आपने अगर हिस्ट्री पता होगा, आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, गवर्नर होते हैं कहाँ के, तो बंगाल के। फिर बंगाल के जो क्षेत्र होता है उसके अधीन मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी आ जाती है, तो फिर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है उसको। फिर उसके बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और वायसराय बनते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। और साथ ही जो पहला गवर्नर बनेगा या गवर्नर जनरल बनेगा या भारत का गवर्नर या भारत का वायसराय जो भी बनेगा, तो उन लोगों के नाम जरूर ध्यान रखने और उनके काम जिन्होंने जितने भी कार्य किए उन लोगों ने, इस पर जरूर फोकस रखिएगा। ठीक है अपना। तो स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे जो 1774 से 1833 तक जो टेन्योर है हमारा, तो उसमें देखेंगे जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं कौन कौन आए, पहला गवर्नर जनरल कौन था, कार्य किसके कितने कौन से इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला कि देखेंगे क्या, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर इसका जो है 1772 से 85 है, यहाँ 73 दे रखा है जब से बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। तो 1772 से 85 85 तक इसका टेन्योर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पहला गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, देख लेते हैं और क्या दे रखा है इसमें। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो को वर्ष 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक चीज़ और आपको पता होगी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ये जो एक्ट आता है 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, इससे क्या होता है, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियाँ होती हैं वो किसके अंडर आ जाती हैं, तो ये आ जाती है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये अंडर में आ जाती है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके, बंगाल के अंतर्गत, तो फिर ये जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो ठीक है, गवर्नर जनरल कहने का मतलब क्या होता है कि उसका तात्पर्य ये है कि जो पावर होती है गवर्नर की वो बढ़ा दी जाती है, वो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों तक भी उसको आरोपित कर दिया जाता है। तो इसकी जब पावर बढ़ती है तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ये कौन से एक्ट में दिया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो यही दे रखा है क्या चीज़, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, नाम ध्यान रखिएगा, क्या, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, सबको पता होगा ये। आगे दिया है जो 1773 का एक्ट आता है उसी के तहत 1774 में, आपको पता होगा 1773 के जो एक्ट आता है उसकी तहत, उसी के तहत 1774 में कहाँ पे, कलकत्ता में, आपको ध्यान रखना चाहिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो यही दे रखा है इसमें, वर्ष 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। यहाँ फोर्ट विलियम कहाँ पड़ेगा, तो कलकत्ता, ध्यान रखिएगा। तो फोर्ट विलियम आपसे पूछे कहाँ पे पड़ेगा, तो कलकत्ता में पड़ता है। और वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की जाती है
कभी कभी ये भी पूछ लेता है जो 1773 के एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, जो 1774 में बन के तैयार होता है, तो उसके पहले जो चीफ जस्टिस कौन थे, तो सीजीआई कौन थे जो पहला सर्वोच्च न्यायालय बनता है कलकत्ता में, तो एलिजा इम्पे। ध्यान रखिएगा, इनका एक शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा, सिर्फ इम्पे करके ध्यान रखिएगा इनको। तो सर एलिजा इम्पे जो थे वो क्या इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, और 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। उनका नाम, एक का लेमेस्टर ध्यान रखिएगा, एक का चैम्बर और एक का हाइड। तो जॉन हाइड होंगे, लेमेस्टर होंगे और चैम्बर होंगे, तो इनका नाम ये 3 अन्य न्यायाधीश हैं। अगर मोटी मोटी चीज़ें इसमें ध्यान जो रखनी है आपको, सिर्फ सीजीआई ध्यान रखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय बनता है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1781 का भी एक्ट आता है, अधिनियम, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो 1781 का अधिनियम आता है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो 1781 का एक्ट आता है उसमें जो 1773 में कुछ कमी रह जाती है उसको दूर किया जाता है इस एक्ट के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बने आपसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। और ये 1781 का एक्ट आता है इसके समय, उसमें क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है और कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उनके मध्य एक विवाद होता है क्षेत्राधिकार को लेकर। तो ये 1781 के अधिनियम में उसको स्पष्ट कर दिया जाता है दोनों की शक्तियों को। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है। 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय के मध्य क्षेत्र के संबंधी शक्तियाँ हैं उसको स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया जाता है। आगे दे रखा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के शासनकाल में लाया जाता है। तो टेन्योर आपको पता होगा, अगर मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, टेन्योर 72 से 85, तो उस बीच में जो भी कार्य होंगे वो किसके द्वारा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही किए जाएंगे। आगे दे रखा है बनारस में महाराजा चैत सिंह के साथ, क्या दे रखा है, बनारस में महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी चला था। तो वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में ये देखिएगा, ये फोटो इसकी दे रखी है। तो वॉरेन हेस्टिंग पर ऐसा कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल है जिसपे क्या महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई गई। तो आगे 1-2 और मिलेंगे जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, उसमें एक ये भी है हमारा वॉरेन हेस्टिंग, जिसपे क्या बनारस के महाराजा थे चैत सिंह, उनके साथ कुछ इनके तनावपूर्ण संबंध है, तो उसके कारण इंग्लैंड पे इनके क्या चलता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के ऊपर चलती है कौन से आर्टिकल के तहत चलती है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत चलती है। उसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की। तो ध्यान रखिएगा, अगर मोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछे क्या कि वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या क्या चीज़ें हुई, तो पहली बात तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, उसी के समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का एक्ट आता है उसी के तहत गवर्नर जनरल की परिषद और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। 84 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय आता है, और बनारस के महाराजा के साथ जो तनावपूर्ण संबंध है उस संदर्भ में इस पर क्या महाभियोग की प्रक्रिया भी चलती है, और साथ ही इसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की है, ठीक है। कुछ और काम दे रखे हैं इसके, जैसे जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की इसने स्थापना की। तो जिला स्तर पर अगर पूछे किसने दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या वॉरेन हेस्टिंग का नाम ध्यान में रखिएगा। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना जिसने की उसने की वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा दीवानी और फौजदारी के मुकदमों में ये जो सिविल केसेस होते हैं, दीवानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल केसेस, तो इसमें ज़मीन जायदाद से जुड़े मुद्दे हो गए और बहुत सारे मुद्दे आते हैं, और ये फौजदारी केसेस होते हैं, क्रिमिनल केस ज़्यादातर इसमें आते हैं। तो ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें मोटी मोटे अंतर समझ के रखिएगा। कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतों की इसने स्थापना भी की, ठीक। आगे क्या दे रखा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन स्टार्ट किया था बंगाल में, जो 1765 की ट्रीटी होती है हमारी क्लाइव के साथ, ठीक है, इलाहाबाद की, उसके बाद से क्या चलता है, डुअल गवर्नमेंट चलने लगती है बंगाल में। तो उसने जो स्टार्ट किया था उसकी समाप्ति भी किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने ही की, ठीक है। तो दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन को समाप्त कर दिया इसने। कब समाप्त किया, तो 1772 में ही समाप्त कर दिया, जैसे ही कार्यभार अपना संभालता है। आगे दे रखा है कुछ सुधारात्मक कार्य इसके। तो सुधारात्मक कार्यों में यह है कि 1976 में इसने क्या किया कि संस्कृत की संहिता अ कोड ऑफ जेंटू लॉ नामक शीर्षक से एक अंग्रेजी अनुवाद किया। तो एक संस्कृत की संहिता थी
जिसको क्या एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से अंग्रेजी में इसका क्या किया, अनुवाद कराया। और इसने किया कि बंगाल का जो जिलों में विभाजित किया, पहले बंगाल जिलों में विभाजित नहीं था, उसको फिर जिलों में विभाजित किया, और कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति भी इसने की। जिस कलेक्टर पद की तैयारी कर रहे हैं उसकी नियुक्तियां स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने की, पहली बात तो बंगाल को जिलों में डिवाइड किया और जिलों का प्रशासन संभालने के लिए कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों की इसने नियुक्ति की। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। साथ ही इसके शासनकाल में कुछ युद्ध भी होते हैं। कौन कौन से? ये दमनात्मक कार्रवाई है, मतलब युद्ध के माध्यम से जो क्षेत्रों को अर्जित करने की प्रक्रिया थी उसके समय हुई थी। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है हमारा, ध्यान में रखिएगा, टीपू सुल्तान इसमें ही संभालता युद्ध। इस समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एडिशनल मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और ये युद्ध किसके समय हुआ है? तो 1780 से 84 तक का चला युद्ध, और ये युद्ध हुआ है किसके समय? तो ध्यान में रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के समय। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है समाप्ति किससे होती है? तो मंगलौर की संधि से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंगलौर की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इसमें। और 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी इसी के समय होता है। तो ये दमनात्मक कार्रवाई है। और 1782 में जो सालबाई की संधि होती है वो भी इसी के समय होती है। और 1785 से जो 82 तक प्रथम मराठा युद्ध चलता है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के ज़माने में ही होता है। इसी के समय दमनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं इसके कार्य। तो सुधारात्मक कार्य में ध्यान रखिएगा, दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना की इसमें, कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतों की। दूसरा इसका सुधारात्मक कार्य जो था, इसने डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो बंगाल में लागू हुआ था क्लाइव के द्वारा, उसको इसने समाप्त कर दिया 1772 में। फिर साथ ही इसने एक संस्कृत संहिता को कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से जिसको जाना जाता है, 1776 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया। साथ ही बंगाल को जिलों में विभाजित किया और जिलों का प्रशासन संभालने के लिए कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। कुछ दमनात्मक कार्रवाई में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और मंगलौर की संधि होती है, वो किसके समय होती है? तो इसी के समय होती है, वॉरेन हेस्टिंग के समय। 74 में रोहिल्ला युद्ध जो होता है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। सालबाई की संधि जो होती है वो भी किसके समय होती है? 1782 में, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही होती है। और प्रथम मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही लड़ा जाता है। तो इतनी चीज़ें वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, कॉर्नवालिस को देखते हैं। तो कॉर्नवालिस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है इसको देख लेते हैं। पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, इसका टेन्योर ध्यान रखिएगा। अगर बहुत सी सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं और आपको इसका टेन्योर याद है, तो अगर आपको पता होगा कोई सन वन लिखा है तो किसके समय चल रहा था कार्य, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का समय 1786 से 1793, 1772 से 85 वॉरेन हेस्टिंग, और 85 के बाद 86 स्टार्ट होता है। 86 से 93 तक का किसका समय रहेगा? तो कॉर्नवालिस का रहेगा। तो कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रशासनिक मशीनरी के यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं की शुरुआत के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इतना नाम ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कॉर्नवालिस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीकरण और सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। इस संदर्भ में इसको भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कुछ दमनात्मक कार्रवाई इसके समय में हुई थी। कौन कौन सी? जैसे थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जिसमें सेरिंगपट्टनम की संधि होती है, और ये किससे होता है? तो टीपू सुल्तान से होता है, और टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है थर्ड एंग्लो मैसूर वाद में। और सेरिंगपट्टनम की संधि होती है, तो इसमें क्या किसके समय होती है संधि? तो ये संधि होती है किसके समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ सुधारात्मक कार्य देख लेते हैं इसके। सुधारात्मक कार्यों में जो इस करता है क्या? जिला न्यायाधीश पद का सृजित करता है। तो वर्तमान में जो जिला न्यायाधीश पद है उसका सृजन कौन करता है? तो कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिला न्यायाधीश पद का सृजन कौन करता है? तो कॉर्नवालिस करता है। साथ ही सुधारात्मक कार्य में और भी चीज़ें करता है क्या? राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक कर देता है। जो राजस्व का प्रशासन है और जो सिविल क्षेत्राधिकार है उसको क्या पृथक कर देता है ये। और यह पहला ऐसा अंग्रेज प्रशासक था जिसने क्या कॉर्नवालिस कोड 1793 के रूप में कानूनों को संहिताबद्ध किया। मतलब बहुत सारे डिफरेंट कानून अलग अलग जगह बिखरे पड़े थे,
तो उनको एक जगह कोडिफाई करता है लाके, तो उसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। ठीक है, ये पहला ऐसा अंग्रेज प्रशासक था जो क्या करता है, कॉर्नवालिस कोड के रूप में जितने भी कानून हैं उनको संहिताबद्ध करता है। और इसी के समय ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया, तो कॉर्नवालिस। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया, तो कॉर्नवालिस। नाम अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके समय स्टार्ट किया गया, तो कॉर्नवालिस के समय में। और स्थायी बंदोबस्त आपको पता होगा, ये परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लागू होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग से मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखते चलिएगा। कहाँ का, जब स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये बंगाल में लागू हुआ था, ये भी पूछ लेता है। बंगाल में, बिहार में, प्लस उड़ीसा में और प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 1793 में आता है हमारा स्थायी बंदोबस्त। इस समय कौन था, तो इस समय कॉर्नवालिस का नाम ध्यान में रखिएगा। सुधारात्मक कार्रवाई में क्या क्या ध्यान रखना है, जिला न्यायाधीश के पद का सृजन करता है कौन, कॉर्नवालिस। राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक करता है कौन, कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू होता है वो किसके समय लागू होता है, तो कॉर्नवालिस के समय में। और साथ ही ये कॉर्नवालिस कोर्ट की भी स्थापना करता है, जिसमें कोडिफाई करता है, मतलब जो भी कानून होते हैं उस समय के उनको संहिताबद्ध करता है। ये ऐसा करने वाला पहला अंग्रेज शासक होता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा इसकी सुधारात्मक कार्रवाई में। और बाकी टेन्योर ध्यान में रखना ही रखना है, 86 से 93। ठीक है, और तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर इसी के समय होता है। और सेरिंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से इसी समय होती है, इसी के शासनकाल में। नेक्स्ट है जॉन शोर, देख लेते हैं सर जॉन शोर के बारे में। टेन्योर, जहाँ टेन्योर खत्म होता है किसका, 1786 से 93 चलता है कॉर्नवालिस का। और 93 के बाद से टेन्योर कौन संभालता है, किसका कौन पद संभालता है, तो 93 से 98 तक ये चलेंगे कौन, हमारे जॉन शोर। तो सर जॉन शोर 93 से 98 तक। मूल नाम इनका है रिचर्ड कोली वेलिजली। तो ये ध्यान रखने की कोशिश ना करिएगा, फालतू दिमाग खराब होगा। ये प्रथम ऐसे थे मार्क्सवेस वेलिजली, इसको नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्क्सवेस वेलिजली पूछ ले किसको कहते हैं, तो लॉर्ड वेलिजली को कहते हैं। जो प्रथम मार्क्सवेस वेलिजली कौन था, तो लॉर्ड वेलिजली, जिसका टेन्योर 1798 से 1805 तक चला है। ठीक है, तो यहाँ पे सर जॉन शोर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। वेलिजली, एक सेकेंड, तो सर जॉन शोर का यहाँ सिर्फ कार्यकाल दे रखा है, बाकी इन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं किया था। ठीक है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं वेलिजली का जो इम्पोर्टेंट है। तो वेलिजली का नाम ध्यान में रखिएगा, रिचर्ड कोली वेलिजली नाम है, प्रथम मार्क्सवेस वेलिजली हैं। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय होती है, तो ध्यान में रखिएगा लॉर्ड वेलिजली। ठीक है, लॉर्ड वेलिजली के समय 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इस कार्यकाल के दौरान क्या करता है, 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का भी ये गठन करता है। तो अगर आपसे पूछ ले मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कौन करता है, तो वेलेजली ही करता है। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। तो वेलेजली के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं, क्या इसने दमनकारी कार्रवाई कौन कौन सी इसने की। तो वेलेजली के बारे में ध्यान क्या क्या रखना है, प्रथम मार्क्सवेस वेलेजली है, टेन्योर 98 से 1805 तक का है। और उससे पहले कौन था, तो जॉन शोर था। जॉन शोर ने ज़्यादा कार्य नहीं किए, तो उस संदर्भ में ज़्यादा इसमें कंटेंट दे नहीं रखा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो 1793 का जॉन शोर में जो चार्टर एक्ट आता है वो जॉन शोर के ही समय आता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और वेलेजली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कौन करता है, तो लॉर्ड वेलेजली करता है। कुछ दमनात्मक कार्रवाई इसने की है कौन कौन सी, जैसे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें क्या टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है युद्धभूमि में। तो इसी के समय होता है, किसके समय, लॉर्ड वेलेजली के समय। 1798 में जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले किसके साथ की जाती है, हैदराबाद के निजाम के साथ जो सहायक संधि की जाती है, तो किसके समय होती है, तो वेलेजली के समय ही होती है। ध्यान रखिएगा, सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के साथ होती है, फिर मैसूर के साथ होती है, फिर तंजौर के साथ होती है, फिर अवध के साथ होती है। तो ये सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है कि सहायक संधि का सीक्वेंस बताइए, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। मिनिमम शुरुआत के 3-4 तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, और उसके बाद होती है पेशवाओं से। तो ये सहायक संधि का जो है सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। ये किसके समय होती है सहायक संधि, पहली हैदराबाद के साथ, तो लॉर्ड वेलेजली के साथ। साथ ही मराठों के साथ बसीन की संधि,
जो एक तरह की सहायक संधि होती है, और द्वितीय मराठा युद्ध में 1803 से 5 में होती है। कौन सी? बसीन की संधि, जो द्वितीय मराठा युद्ध में होती है। एंग्लो मराठा जो युद्ध होता है दूसरा हमारा, उसमें बसीन की संधि होती है, एक तरह की सहायक संधि होती है बसीन की संधि। वो किसके शासनकाल में होती है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही होती है, वर्ष 1803 से 5 में। इसमें क्या होता है? सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हो जाती है। तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में, और कर्नाटक 1801 में प्रशासन को अपने अधीन कर लिया था इसने। तो इसने क्या क्या किया? चौथा एंग्लो मैसूर वॉर ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान के साथ होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सहायक संधि होती है पहली हैदराबाद के साथ, जो 1798 में, किसके समय में होती है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय होती है। बसीन की संधि होती है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में होती है, वो भी किसके समय होती है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय होती है। और तंजौर, सूरत और कर्नाटक को प्रशासन के अधीन कौन करता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ही करता है। बाकी जॉन शोर के संदर्भ में मैंने आपसे बता दिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है उसको ध्यान में रखिएगा, इसी जॉन शोर के समय ही आता है। बाकी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। सर जॉर्ज बॉर्लो टेन्योर 1805 से 1807 क्या हुआ है? वेल्लोर विद्रोह हुआ इनके समय, बस यही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। सर जॉर्ज अगर पूछे आपसे, क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं पूछेगा जॉर्ज बॉर्लो के बारे में, ये पूछेगा जिस समय वेल्लोर विद्रोह हुआ 1806 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज बॉर्लो। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ जो होती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका नाम तो किसका, अगर आपसे पूछे जो अमृतसर की प्रथम संधि, अमृतसर की जो संधि होती है रणजीत सिंह के समय साथ, वो किसके शासनकाल में होती है? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, नाम ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 तक। और जब इनका टेन्योर समाप्त होने वाला होता है तब 1813 का चार्टर एक्ट भी पारित होता है। तो इन्हीं के समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित होगा। अमृतसर की संधि भी इन्हीं के समय होगी। अमृतसर की संधि किसके साथ होती है? तो रणजीत सिंह के साथ होती है। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। उससे पहले जॉर्ज बॉर्ले के बारे में जो ध्यान रखना, वेल्लोर विद्रोह ध्यान रखिएगा। उससे पहले कॉर्नवालिस के बारे में, बसीन की संधि, और ये चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार ध्यान रखिएगा। तंजौर, सूरत, कर्नाटक ध्यान रखिएगा, इनके समय अंडर में आया। और साथ ही सहायक संधि जो हैदराबाद में होती है पहली, वो भी ध्यान में रखिएगा 1798 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग देखते हैं। वो वॉरेन हेस्टिंग था पहला वाला, जो 1772 में जो कार्यकाल जिसका स्टार्ट होता है वो वॉरेन हेस्टिंग है। इनको लॉर्ड हेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग नाम लिख के आएगा, और टेन्योर इनका 1813 से स्टार्ट होगा 1823 तक। तो ये क्या है? हस्तक्षेप और युद्ध की नीति किसने अपनाई? तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे हस्तक्षेप और युद्ध की नीति किसने अपनाई, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। तो हस्तक्षेप और युद्ध की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई। हस्तक्षेप और युद्ध की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, कभी कभी पुट कर देता है कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग पुट कर देगा, लॉर्ड हेस्टिंग भी रखेगा, वॉरेन हेस्टिंग भी रखेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, पिंडारियों का जो साथ संघर्ष होता है, और भारत में जो पिंडारी समुदाय का पूर्ण दमन करता है वो कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग करता है, ना कि वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। भारत में जो पिंडारियों का पूर्ण दमन होता है और जो संघर्ष चलता है इनका 1817 से 18 तक का, वो किसके समय होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है, ना कि वॉरेन हेस्टिंग के समय। और हस्तक्षेप और युद्ध की नीति भी यही अपनाता है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण करते हैं ये, तो ठीक है। 1818 में किसके? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निर्माण। इससे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण आपने देखा था किसने कराया था, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? मद्रास के गवर्नर जो थे थॉमस मिंडो, उन्होंने क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना कराई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। इससे पहले क्या जमींदारी व्यवस्था किसके समय आई थी? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हम ऊपर बता के आ रहे हैं। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है। ये मध्य भारत में बढ़ती है, इसको लागू किया जाता है, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। और उत्तरी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था भी इन्हीं के समय शुरुआत कर दी जाती है। तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों व्यवस्थाएं इनके समय में शुरुआत होती हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। साथ ही और क्या ध्यान रखना है? तो इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और हस्तक्षेप और युद्ध की नीति इसने अपनाई थी। और थॉमस मिंडो ने ही क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी मद्रास में, ठीक। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इसमें।
कुछ दमनकारी कार्रवाई इन्होंने की थी कहाँ का, जैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है वो किसके समय होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यहाँ पे पॉइंट फोकस कर रहा हूँ, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग है ना कि वॉरेन हेस्टिंग ना, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, मराठा परिसंघ पूरा विघटित हो जाता है। एंग्लो नेपाल युद्ध होता है जिसमें सुगौली की संधि होती है। ये भी कभी कभी अलग से क्वेश्चन बन जाता है, सुगौली की संधि कौन से युद्ध में होती है, तो एंग्लो नेपाल युद्ध में होती है सुगौली की संधि, और किसके समय होती है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय सुगौली की संधि होती है। सिंधिया के साथ संधि जो होती है वो भी किसके समय होती है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ये भी ध्यान रखिएगा, और राजपूतों के साथ कई सारी संधियाँ ये करता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा क्या क्या लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। पहली बात तो कार्यकाल ध्यान में रखिएगा, फिर से 1813 से 1823। हस्तक्षेप युद्ध की नीति अपनाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण करता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुंडो स्टार्ट कर देते हैं इनके समय, और मालवाड़ी जो व्यवस्था है वो भी उत्तरी भारत में स्टार्ट हो जाती है किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। साथ ही थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध इसी के समय स्टार्ट होता है। सुगौली की संधि होती है एंग्लो नेपाल युद्ध में, वो भी इसी के समय होती है। ठीक है, और जो पिंडारियों में भारत में जो पिंडारियों का दमन होता है वो भी किसी के समय होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। राजपूतों के साथ कई संधियाँ करते हैं, और सिंधिया के साथ जो संधि होती है वो भी सहायक संधि किसके समय होती है, तो वो ध्यान में रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, तो इसको देख लेते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, और टेन्योर देख लीजिए 1823 से 1828 तक का। 1823 1828 तक का। कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन करते हैं कलकत्ता में सर, ये जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना कौन करता है, तो ये इन्हीं के समय होती है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। प्रथम बर्मा युद्ध में ये जो यंडाबू की संधि होती है वो भी किसके समय होती है, तो ध्यान रखिएगा सुगौली की संधि एंग्लो नेपाल में होती है, जो बर्मा युद्ध में होती है यंडाबू की संधि होती है। और प्रथम जो बर्मा युद्ध है वो भी किसके समय होता है, तो एमहर्स्ट के समय होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ठीक है, 1823 से 1828 तक का ये इनका कार्यकाल रहता है, और भरतपुर पर भी ये नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो अगर ये चार चीज़ें पूछ ले, यंडाबू की संधि, एंग्लो बर्मा युद्ध, और संस्कृत कॉलेज की स्थापना, और साथ ही भरतपुर पर नियंत्रण किसके समय हुआ, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ है। कार्यकाल 1823 से 1828 तक है इनका। ठीक है, अच्छे से दिमाग में इसको नोट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो आपको पता होगा 72 से स्टार्ट होता है, सॉरी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर ठीक है, और फिर जो 1833 से क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यही चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, नीचे दे रखी हैं। भारत के गवर्नर जनरल 28 से वहाँ कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और विलियम बेंटिक जो होंगे ये क्या होंगे, लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे लास्ट के। ठीक है, और जो भारत के पहले होंगे ये, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल होंगे पहले ये। तो भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन होंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे, तो वही होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जो अंतिम होगा वही पहला भी होगा, ज़्यादातर केसेस में यही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आगे आपको मिलेगा अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और प्रथम वायसराय, तो वो भी कैनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें इसमें मोटी मोटी चीज़ें समझ के रखिएगा इसको। तो देख लेते हैं इसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो विलियम बेंटिक के बारे में जो ध्यान रखना है क्या, पहली बात तो ये सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, तो ये लाइन वैसे आप अपने आप ही इसके कार्य को देख के समझ लेंगे कि ये सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था कहाँ, भारत का। ठीक, और इसका कार्यकाल ध्यान में रखिएगा 1828 से 1835 तक का। 1833 तक ये क्या रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, और 1833 के बाद से ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो यही दे रखा है, वर्ष 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, और 1833 से 35 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया इसने। ठगी का दमन किया, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। ठगी का दमन किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ही ध्यान में रखिएगा, पूरा नाम ना पढ़ने की बार बार टाइम वेस्ट ना करिएगा, बेंटिक लिख लीजिएगा कहीं भी।
तो बेंटिक ने क्या किया, ठगी का दमन किया। इससे पहले पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अच्छे से इसका नाम ध्यान रखिएगा। और ये पहला भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पिंडारियों के दमन मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपको पता होगा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी की क्या किसी भी भारतीय प्रजा को उसके धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर पद धारण करने से वंचित नहीं किया जाएगा। जो 1833 में चार्टर अधिनियम बना था उसमें ये जो प्रावधान था वो किसी के प्रयासों से हुआ था। इसीलिए इसे क्या भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, भारत में अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए तो भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक या बेंटिक सिर्फ ध्यान रख सकते हैं आप, क्योंकि दूसरा बेंटिक नहीं मिलेगा आपको गवर्नर जनरल की सीरीज में। ठीक, तो ध्यान क्या क्या रखना है। पहली बात, ठगी का दमन इसने किया, किसने, क्वेश्चन बनता है ठगी का दमन किसने किया, कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। ठीक, दूसरा चार्टर अधिनियम 1833, अगर आपको इसका टेन्योर ध्यान रहेगा 1828 से 1835 तक का है, तो वो ऑटोमेटिकली चार्टर जितने भी अधिनियम आएंगे उनको तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं किसके समय आया था। साथ ही भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है, तो वो भी विलियम बेंटिक को कहा जाता है। इसके कुछ सुधारात्मक कार्य किए हैं इसने और कुछ दमनात्मक कार्रवाई भी की है, तो दोनों देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसके सुधारात्मक कार्य कौन कौन से थे। तो सुधारात्मक कार्य में क्या है, वर्ष 1835 का संकल्प है इसका, और शैक्षिक सुधार तथा आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की। तो शिक्षा पर जो मैकाले स्मरण पत्र आता है वो किसके का शासनकाल में आता है, तो ध्यान में रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आता है। कौन सा, मैकाले स्मरण पत्र, जो क्या बताता है कि शैक्षिक सुधार करता है और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत करता है। सती प्रथा और जो अन्य क्रूर प्रथाएं थी उनका उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलने के इन्होंने, कब, 1829 में। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जो प्रांतीय अपीली अदालत है और सर्किट न्यायालयों की को समाप्त कर दिया गया। जो कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था, क्या प्रांतीय अपीली अदालत और सर्किट कोर्ट जो स्टार्ट किए थे किसने, कॉर्नवालिस ने, उसको विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया और राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति कर दी उनके स्थान पर। तो अगर आपसे पूछे जो कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी उसको समाप्ति किसने की, तो विलियम बेंटिक ने की, और उसके स्थान पर इसने राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, कुछ दमनकारी कार्य जैसे मैसूर, कुर्ग और मध्य कछार का क्षेत्र अधिग्रहित किया इसने। 1831 में रणजीत सिंह जो थे, इससे पहले जो अमृतसर की संधि हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। ठीक है, रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि होती है, फिर उन्हीं रणजीत सिंह के साथ ये क्या करते हैं, शाश्वत मित्रता की संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो शाश्वत मित्रता की संधि किसके समय में हुई थी, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। टेन्योर है 1828 से 1835 तक का। 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक, तो शाश्वत मित्रता की संधि किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई थी। ठीक है, 1831 में होती है ये, और किसके साथ होती थी, रणजीत सिंह के साथ होती है। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। ठीक, ध्यान क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा बार आपको पढ़ना ना पड़े, याद हो जाए यहीं पे। ठगी का दमन किसके समय हुआ, विलियम बेंटिक के समय हुआ। चार्टर अधिनियम, अगर टेन्योर ध्यान होगा 28 से 35 का, तो 33 का चार्टर एक्ट आप अच्छे से बता देंगे किसके काल में आया। इसको आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है भारत में, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। साथ ही 1835 में जो मैकाले पर शिक्षा पत्र आया था वो किसके आया था, इसी के शासनकाल में आया था। सती प्रथा और अन्य क्रूर जो प्रथाएं थी उसका उन्मूलन भी इसी ने किया, किसके साथ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। कॉर्नवालिस ने जो प्रांतीय और अपीली जो सर्किट कोर्ट स्टैब्लिश किए थी उसको इसने समाप्त कर दिया, उसकी जगह राजस्व और आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक है, राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की। साथ ही शाश्वत मित्रता की संधि अगर आपसे पूछ ले तो विलियम बेंटिक के समय, और मैसूर, कुर्ग, कछार का जो क्षेत्र अधिग्रहित हुआ अंग्रेजी प्रशासन में वो किसके समय हुआ, तो वो भी ध्यान में रखिएगा, कॉर्नवालिस कह रहा हूँ, बेंटिक के समय में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम ध्यान में रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है लॉर्ड मेटकाफ, इसके बारे में देख लेते हैं। टेन्योर जब उनका समाप्त होता है तब इनका 1 वर्ष का शासनकाल है, उसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेटकाफ, ये क्वेश्चन बहुत बनता है और अच्छे से ध्यान में रखिएगा। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में मेटकाफ को जाना जाता है। ये है मेटकाफ, ये देख लीजिए।
और साथ ही 1823 के जो लाइसेंसिंग विनियम को जो रेगुलेशन आया था, लाइसेंसिंग एक्ट आया था, उसको निरस्त किसने किया? तो इसी ने किया। किसने? मेटकाफ ने। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा मोटी मोटी। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकाफ को। और 1823 में जो लाइसेंसिंग एक्ट आता है उसको कौन निरस्त करता है? तो यही मेटकाफ करता है। तो ठीक। और वर्ष 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके समय में होती है? तो मेटकाफ के समय भी होती है। और भारत में प्रेस से प्रतिबंध हटाने वाला और नया प्रेस कानून पारित किया गया था इसी के समय में। तो ठीक है, इसीलिए इसको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो मोटी मोटी चीज़ ध्यान क्या रखना है? प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो मेटकाफ बोलेंगे आप। लाइसेंसिंग एक्ट जो आया था, उसका रेगुलेशन जो एक्ट आया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, उसका समाप्त किसने किया? तो मेटकाफ ने किया। और साथ ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना इसी के शासनकाल में होती है, जो 1836 में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हमने देख लिया? मेटकाफ के देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे। इसमें एक सेकेंड रुकिए, यहाँ एलन ब्रो दे रखा है। यहाँ एलन ब्रो नहीं होगा, ये गलत दे रखा है इन लोग ने, इसको मैं काट दे रहा हूँ। यहाँ पे टेन्योर लिख लीजिएगा किसका? ऑकलैंड का। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड होगा, ठीक है, ऑकलैंड होगा। इस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑकलैंड के जो दे रखा है उसके समय में जो कार्य हुए वो दे रखा है। तो ऑकलैंड का टेन्योर ध्यान रखिएगा, जब मेटकाफ का टेन्योर खत्म होता है 36 में, तो 36 से स्टार्ट होगा किसका? ऑकलैंड का टेन्योर 1836 से 42 तक चलेगा। उसके बाद एलन ब्रो का आएगा, ठीक है। तो ऑकलैंड का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये गलत पड़ गया है, और यहाँ पे एलन ब्रो कर लीजिएगा। तो यहाँ लॉर्ड एलन ब्रो हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देना 1842 से यहाँ 44 कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो पढ़ रहे हैं हम क्या? अभी हमारा मेटकाफ खत्म हुआ है, अब स्टार्ट करेंगे हम लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या क्या चीज़ें हुई। टेन्योर लॉर्ड ऑकलैंड का जो है 1836 से 42 है। देख लेते हैं इनकी लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या क्या हुआ। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में, ठीक है। तो इन्हीं के समय अगर आपसे पूछे महाराजा जो रणजीत सिंह थे, उनकी मृत्यु किसके समय शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुई, जिसका टेन्योर 1836 से 42 था। इससे पहले दो चीज़ें और पढ़ के आ रहे हैं हम रणजीत सिंह के संदर्भ में, क्या क्या? शाश्वत मित्रता की संधि और अमृतसर की संधि। तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तुरंत ही रिवीजन कर लीजिएगा उसको अच्छे से, किसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट जो ध्यान रखना है ऑकलैंड के संदर्भ में, 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ अंग्रेज शाह सूजा और रणजीत सिंह के बीच क्या होता है? त्रिपक्षीय संधि होती है, ठीक है। त्रिपक्षीय संधि किसके किसके बीच होती है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेज के साथ, शाह सूजा के साथ और रणजीत सिंह के साथ त्रिपक्षीय संधि होती है। किसके समय में होती है संधि? तो ऑकलैंड के समय में होती है। प्रथम अफगान युद्ध जो होता है वो भी किसके समय में होता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होता है। और जो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, वो भी किसके समय में होती है? तो वो ऑकलैंड के समय में होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किसके समय में हुई, या फिर प्रथम अफगान युद्ध किसके समय में हो, या फिर जो त्रिपक्षीय संधि होती है अंग्रेज शाह सूजा और रणजीत सिंह के संदर्भ में, वो कब हुई और रणजीत सिंह की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई, तो इस सारे के सारा आंसर क्या होगा? लॉर्ड ऑकलैंड। ध्यान में रखिएगा 1836 से 42 तक इनका टेन्योर था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एलन ब्रो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये काट दीजिए एलन ब्रो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉर्ड एलन ब्रो, टेन्योर इनका 1842 से 44 तक का, ठीक है। तो वहाँ गलत लिख गया था, तो मैंने फिर से सही किया इसको, क्या? लॉर्ड एलन ब्रो। ध्यान रखिएगा एलन ब्रो के पहले ऑकलैंड थे, ठीक है। तो एलन ब्रो का टेन्योर 42 से 46 और 36 से 42 तक का टेन्योर किसका है? तो ऑकलैंड का टेन्योर है, ठीक है। इसने कुछ सुधारात्मक कार्य किए, किसने? लॉर्ड एलन ब्रो ने। तो ये देख लीजिए 1843 में इसने दास प्रथा का समाप्त किया। तो इससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसको फिर से रिवाइज करिएगा। पहली चीज़, जो पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? ठगी प्रथा का दमन किसके समय में हुआ? ठीक है, ठगी प्रथा का दमन किसके समय हुआ? सती प्रथा का दमन किसके समय में हुआ? ये सारे के सारे जो नाम है अच्छे से इनको फिर से रिकॉल कर लीजिए दिमाग में। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ दास प्रथा का समाप्ति हो रही है। तो यहाँ दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में होती है? तो लॉर्ड एलन ब्रो के समय में, ठीक है, 1843 में। और दूसरे जो कुछ दमनकारी कार्रवाई इसने की थी, तो क्या? अफगान युद्ध का अंत होता है इसके समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड एलन ब्रो के समय में अफगान युद्ध का समय होता है। सिंध का विलय कर लिया जाता है और ग्वालियर के साथ युद्ध स्टार्ट हो जाता है। किसके समय में? तो एलन ब्रो के समय में। तो ध्यान क्या क्या रखना है? अफगान युद्ध का अंत होता है, साथ ही सिंध का विलय हो जाता है और
ग्वालियर के साथ युद्ध जो होता है वो किसके समय में होता है? एलन ब्रो के समय में होता है। और साथ ही दास प्रथा का अंत कौन करता है? तो एलन ब्रो करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का टेन्योर अगर ध्यान रखना हो आपको तो 42 से 44 उसका चला है एलन ब्रो का। ठीक है, तो 42 से 44 के आसपास टेन्योर उसका चला है। 44 से स्टार्ट किसका होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का ध्यान स्टार्ट होता है। यहाँ प्रथम इसलिए है क्योंकि अभी आगे कोई दूसरे मिलेंगे, द्वितीय भी। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का टेन्योर जो स्टार्ट होता है 1844 से लेकर 1848 तक का होता है। सुधारात्मक कार्य इसने क्या क्या किए हैं? कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर उन्मूलन किया इसने। तो कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो उन्मूलन किया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। और 1847 में जो रुड़की है इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की? तो वो भी किसने की? हार्डिंग प्रथम ने की। कुछ दमनकारी कार्रवाई इसने की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ है 45 से 46, और लाहौर की संधि भी इसी के समय में होती है 46 में। रोजगार में अंग्रेजी जो शिक्षित हैं उनको प्राथमिकता देता था ये कौन? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ है? तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के का शासनकाल में। ठीक, क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई में? कन्या भ्रूण हत्या, मानव बलि प्रथा का उन्मूलन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में। दमनकारी कार्रवाई में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, लाहौर की संधि होती है उसमें, और अंग्रेजी शिक्षित जो भारतीय हैं उनको क्या प्राथमिकता मिलती है? जो भी अंग्रेजी शिक्षित प्राप्त हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें किसके समय हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर अच्छे से नोट करके रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर प्रथा उन्मूलन किसने किया? तो ध्यान में रखिएगा अभी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 56 का इनका टेन्योर है। तो शासनकाल कब से कब तक का है लॉर्ड डलहौजी का? 1848 से 56। ध्यान में रखिएगा, शासनकाल कब से कब तक का है लॉर्ड डलहौजी का? तो 1848 से 1856 तक का। मूल नाम इसका ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट भारत का गवर्नर जनरल है, तो इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। क्या नाम है? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। तो क्या नाम है? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी का। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज़ आपको ये बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, पहली जो रेल यात्रा होती है 1853 में मुंबई से ठाणे, वो किसके शासनकाल में होती है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होती है। ठीक है, तो 1853 में रेलवे का स्मरण पत्र किसके शासनकाल में आता है? तो डलहौजी के समय में आता है। जो मुंबई से ठाणे यात्रा होती है पहली, वो किसके शासनकाल में होती है? वो भी डलहौजी के शासनकाल में होती है। साथ ही ये टेलीग्राफ लाइन भी और डाक सुधार भी किसके समय में होते हैं? तो ये क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ और डाक सुधार ये सब किसके समय में आया? तो ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या? रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे जो चलती है पहली ट्रेन किसके समय में? डलहौजी के समय में। ठीक, टेलीग्राफ लाइन जो 4,000 मील लंबी लाइन डाली जाती है कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए, वो टेलीग्राफ लाइन किसके शासनकाल में स्टार्ट होती है? तो डलहौजी के समय में। और प्रेस कह रहा हूँ, डाक सुधार अगर आपसे पूछ ले अधिनियम किसके समय में आया था 1854 का, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में। गंगा नहर को खोलने की घोषणा भी इसी ने की थी 1854 में। तो गंगा नहर को खोलने की स्थापना अगर आपसे उद्घोषणा किसने की तो आप कमेंट बताइए, कमेंट कह रहा हूँ मैं, इसको ध्यान में रखिएगा किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने उद्घोषणा की थी कि गंगा नहर को खोलने की उद्घोषणा किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। और प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग, जो स्टेट पीडब्ल्यूडी है प्रांतों, जैसे आज स्टेट पीडब्ल्यूडी इस समय चल रहा है, उसकी स्थापना किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड डलहौजी। नाम ध्यान में रखिएगा, प्रांतों के लिए अलग से लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने कराई? तो लॉर्ड डलहौजी ने कराई। ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रेलवे का निर्माण, डाक अधिनियम जो लाया गया, ठीक है, डाक सुधार अधिनियम, और टेलीग्राफ की लाइन जो कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास, पेशावर से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी 4,000 मील लंबी सॉरी। और साथ ही जो लोक निर्माण विभाग प्रत्येक प्रांतों के लिए जो स्थापना की किसने की? तो डलहौजी ने की। इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ सुधारात्मक कार्य देख लेते हैं इसके। 1854 में वुड शिक्षा घोषणा पत्र, तो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो था किसके समय में था आया? तो डलहौजी के शासनकाल में ही आता है। और आंग्ल वर्नाकुलर स्कूली और सरकारी कॉलेज का खुलना, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो किसके समय में होता है 1854 में सब? वुड डिस्पैच ध्यान रखिएगा। और साथ ही आंग्ल वर्नाकुलर स्कूल जो खुलते हैं
और जो सरकारी कॉलेज का खुलना होता है इस अंदर में वो डलहौजी के शासनकाल में होता है 1854 में। नोट में यहाँ दे रखा है चार्ल्स वुड और नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो चार्ल्स वुड थे वो क्या नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आता है उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना होता है 1784 के एक्ट से। तो उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे चार्ल्स वुड। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप किसके समय में तैयार किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय, विलियम बेंटिक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप किसके समय में तैयार हुआ डलहौजी के समय में, और इसके बाद जो आएगा उसके शासनकाल में उसको लागू किया जाएगा। और मध्य प्रांत, उड़ीसा, महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या, मानव बलि प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध। अगर आपसे पूछे पूर्णता प्रतिबंध, कन्या भ्रूण हत्या, मानव बलि और इन सब पे पूर्णता प्रतिबंध किसने लगाया, तो डलहौजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इससे पहले भी एक और आया था जिसने क्या कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर रोक लगाया था, तो वो भी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो देख लीजिए ध्यान क्या क्या रखना है। वोट शिक्षा घोषणा पत्र ध्यान रखनी है 1854 की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था उसका प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। इस समय लागू नहीं किया गया था उसका प्रारूप तैयार किया गया था। और जो मध्य प्रांत, उड़ीसा, महाराष्ट्र में जो कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगता है, तो डलहौजी के शासनकाल में ही लगता है। और कुछ दमनकारी कार्रवाई की थी, जैसे द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किसके समय में लड़ा गया, तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो लड़ा गया 1849 में, जो पंजाब का विलय होता है, तो वो किसी के समय लगा, डलहौजी के समय लड़ा गया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जिसमें लोअर बर्मा का विलय हो जाता है या पेगू का विलय हो जाता है किसमें, तो ब्रिटिश इंडिया में। तो कब लड़ा गया ये द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध, तो ये लड़ा गया डलहौजी के शासनकाल में। अच्छे से ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह, तो 1855 का संथाल विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो डलहौजी, ध्यान में रखिएगा, डलहौजी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा आपको। तो यहाँ से हम लेक्चर का एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी भारत के वायसराय थे उनको कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया आज के लेक्चर में, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनने जितने भी कार्य किए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से देख लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे भारत के वायसराय, उसको कवर करेंगे यहाँ से, और जो भी इनके कार्य होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हम अपलोड कर देंगे एक दिन के अंतर्गत ही। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।